बच्चा कुछ अच्छा कर जाए तो माँ बाप को घमंड होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे माँ बाप को नीचा दिखाए। वो क्या है ना बहन जी, मेरा बेटा विदेश में नौकरी करता है तो मेरे पास तो पैसे डॉलर में आते हैं। और सुनाइए, आप लगी कहीं क्या राजेश की नौकरी? अरे आप उसे किसी दुकान में ही क्यों नहीं लगा देती? कैसी बात कर रही हैं रमा बहन जी? माना मेरे एमबीए बेटे को नौकरी अभी नहीं मिल रही है तो मैं उसे मजदूरी करवाने लगूंगी क्या? अरे लेकिन क्या करेगा, भारत में ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा? अब मेरा बेटा देखिए। अच्छा कोई ना, हाँ चलती हूँ मैं। रमा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद औरतें आपस में बात करने लगती हैं। कैसी घमंडी औरत है। अरे बेटा विदेश गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना कि जो देश में है वो सारे निकम्मे हैं। और देखो तो कैसा बोल रही थी, किसी दुकान में लगा दो। अरे मन तो आया कि अरे रहने दो ना बहन, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही बता देगा एक दिन इसे। वक्त बीतता है, लेकिन रमा का घमंड कम होने का नाम ही नहीं लेता। एक रोज वो अपनी ननद से कहती है, अरे कैसे आना हुआ स्वीटी? बस भाभी, ससुराल से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का मन था। सास और देवरानी ने कहा कि भाभी के यहाँ हो आओ कुछ दिनों के लिए। सो आ गई अपने भाई के घर। आप सुनाइए। बस मैं तो सारा दिन किटी में रहती हूँ या फिर मार्केट। वो क्या है ना, तुम्हारा भतीजा पैसे नहीं डॉलर भेजता है, डॉलर। अब कहाँ खर्च करे समझ में ही नहीं आता। वैसे ना तुम यहाँ आराम से रहो, मेरे बेटे ने कुक के भी पैसे भेजे हैं, खाना भी बना बनाया मिलेगा। ननद को भाभी की बात अजीब लगती है, लेकिन क्या कहती है। अगले रोज, अरे स्वीटी, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें तो तुम अभी से रवि का उदाहरण दे दिया करो। देखो रवि भैया को, वैसे रवि जैसे तो नहीं पर उससे थोड़ा नीचे का भी कुछ बन जाए तो धन्य समझना खुद को। वैसे भाभी मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और वो विदेश जाकर नहीं, अपने ही देश में कुछ करके देश का नाम रोशन करने की चाह रखते हैं। अरे सब कहने की बात होती है, जेब में पैसा हो तो सब ठीक लगता है, नहीं तो जानती ही हो ना कैसे सारा दिन तुम घर में नौकरानी की तरह लगी रहती हो। भाभी, घर का काम करना, सबका ख्याल रखना नौकर वाली बात नहीं है, बल्कि अपना फर्ज होता है। पर वो आप नहीं समझेंगी। लड़का क्या बाहर चला गया है आपका? चलिए चलती हूँ मैं, जब से आई हूँ आपकी बक बक बंद ही नहीं होती। ननद भी वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद रमा का पति कहता है, अरे मेरी बहन क्यों चली गई? वो तो रुकने के लिए आई थी ना। हाँ पर पता नहीं कैसी औरत है, अपने भतीजे की बड़ाई सुनी ही नहीं गई उससे, जलन के मारे भाग गई। रमा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बेटे के पैसे के बल पर किसी को अब कुछ भी कहने लगी थी। एक रोज रमा के घर पर, अरे मोहन जी क्या हाल है, आइए आइए। जी मैं ठीक हूँ भाभी, वो भाई साहब है क्या? अरे नहीं, वो तो फ्रूट्स लाने गए हैं मार्केट। आपको तो पता ही है ना, विदेश में एक वक्त फ्रूट्स खाते हैं। अब बेटा मेरा बाहर है तो हमें भी वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। वैसे कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोग लड़का देख रहे हैं। किसी ने आपके बेटे रवि के बारे में बताया था तो सोचा आपको बेटी की फोटो देता जाऊं। बीए पास है मेरी बेटी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है। रमा को तो जैसे बेइज्जती फील होती है। क्या कहा? बीए पास लड़की से मैं अपने विदेश में नौकरी कर रहे लड़के की शादी कर दूंगी? सोचा भी कैसे आपने? क्या बात कर रही हैं बहन जी? आपको याद होगा आप ही ने कहा था एक रोज मेरी रश्मि को देखकर कि इसे तो मैं अपनी बहू बना लूंगी। अरे हाँ हाँ कहा था, लेकिन तब मेरा बेटा पढ़ रहा था। अब कैसी बात कर रहे हैं? सोचा भी कैसे आपने? हैं? उसकी शादी तो अब किसी गोरी मेम से होगी, विदेशी। हाँ। मोहन को रमा की बात बहुत बुरी लगती है। वो वहाँ से चला जाता है कि तभी रमा का पति आता है। अरे ये मोहन क्यों जा रहा है? मुझे देखकर भी नहीं रुका, मैंने आवाज भी दी। अरे वो क्या है ना, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, मैंने तो उल्टे पांव भिजवा दिया।
अरे विदेश में है हमारा बेटा, विदेश में। देखो रमा, इतना घमंड ठीक नहीं है। हाँ, बड़े आए थे बीए पास लड़की का रिश्ता लेकर। बीए पास है, लेकिन आईएएस की तैयारी कर रही है वो। जिस दिन पास कर गई ना, पूरे राज्य में राज करेगी। तुम बस विदेश की नौकरी लेकर ढिंडोरा पीटती रहो। लेकिन रमा को क्या, उसे तो किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस पर तो बस बेटे की विदेशी नौकरी का घमंड छाया था। तभी बेटे का फोन आता है। अब कैसी हो माँ? माँ एक काम था, जरा 2 लाख रुपए भेजना ना मुझे। हैं? क्या बोल रहा है बेटा, पागल हो गया है क्या? तुझे तो ये कहना चाहिए कि माँ मैं 2 लाख भेज रहा हूँ। अरे माँ, नौकरी चली गई है मेरी, यहाँ रहना कोई आसान नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, जरा भेज दो ना। हैं? अच्छा चल ठीक है, कुछ बचत कर रखी है, उसी में से भेज रही हूँ। लेकिन ये क्या, एक एक कर 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन रमा के बेटे की दोबारा नौकरी नहीं लगती। बेटा ऐसा है कि अब तो घर बेचने की नौबत आ जाएगी। तू एक काम करना, वापस ही आ जा। पास खड़ी रमा बोल पड़ती है। अरे नाना, वापस मत बुलाओ, कैसी बात कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो गया है, वापस आकर क्या करेगा? तुम ना ये मेरे गहने लो, इसे बेच दो, लेकिन उसे पैसे भेजो। अरे पागल हो क्या? ये सब बुरे वक्त के लिए है, कल को बहू आएगी तो क्या दोगी उसे? वैसे भी जितना वो 5 महीने में लगा चुका है ना, उतने में यहाँ 2 साल बैठ कर खा सकते थे। अब देखिए जी, ज्यादा गणित मत लगाओ, जितना बोल रही हूँ करो। पति क्या करता, गहने बेचकर बेटे को पैसे भेज देता है। कुछ समय बाद बेटे की फिर नौकरी लग जाती है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी नौकरी तो मिल ही जाएगी। ये तेरे पापा ही थे जो तुझे वापस बुलाने में लगे थे। माँ, लेकिन नौकरी बहुत कम पैसों की है, तुम लोगों को मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। बेटा फोन रख देता है। रमा समझ नहीं पाती कि वो घर का खर्चा कैसे चलाएगी। फिर एक रोज उसकी वही सहेली उसके घर आती है जिसके बेटे को रमा ने दुकान में नौकरी करने की सलाह दी थी। अरे रमा, ये घर की क्या हालत हो गई है? तुम लोग तो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। ये घर का सामान, तेरे गहने कहाँ गया सब? विदेश में है ना मेरा बेटा, बोलने लगा माँ सब पुराना हो गया है, अब नया ले लो, तो पुराना बेच दिया। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? ये फोटो दिखाने आई थी। ये देख, ये मेरा बेटा और ये तुम्हारा। मेरा बेटा भी विदेश चला गया, उसी शहर में जहाँ तुम्हारा बेटा है। वैसे ये बताने आई थी कि जो तुम मेरे बेटे को दुकान में नौकरी करवाने की सलाह दे रही थी ना, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मिला था। और पता है वो वहाँ क्या कर रहा है? दुकान में नौकरी। बड़ी आई विदेश विदेश करने वाली। सहेली वहाँ से चली जाती है। देखा, किसी का भी अपमान करने से पहले ये सोच लेना कि वक्त सबका बदलता है। हेमा अपने बेटे की शादी ही नहीं करना चाहती थी। माँ, अब मैं 28 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी करवा दो ना। ओ नो नो बेटा, बहू जैसे ही आ जाएगी वैसे ही लोग मुझे बुढ़ा समझने लगेंगे। ना बेटा ना। अरे माँ, तो क्या मैं ऐसे ही कुंवारा बैठा रहूंगा? या तो आप मेरी शादी करवाओ या फिर मैं अभी कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। हे भगवान, ये लड़का तो मेरी उम्र के हिसाब से मुझे जीने ही नहीं देगा। अरे ठीक है, करवा देती हूँ। और इस तरह सुधा की शादी रोहन से हो जाती है। अरे जरा 1 गिलास पानी तो लाना बहू। सुधा ग्लास में गर्म पानी लेकर आती है और कहती है, लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। हेमा पानी पीते ही थूक देती है। अरे रे रे, गर्म पानी किसने मांगा था तुझसे? दरअसल ना माँ जी, ठंडे मौसम में बुजुर्ग लोगों को हल्का गर्म पानी ही पीना चाहिए। हैं? ए, सुन बहू, नहीं, सुन सुधा, एक तो ना ये तू मुझे माजी ना बोला कर। तो क्या बोलो, रोहन की अम्मा? ज्यादा ना मत कर। हेमा बोल, हेमा। और गर्म पानी ना अपनी माँ को पिलाना। मुझे तो तू ग्लास में एक्स्ट्रा आइस डाल कर दे, समझी? समझ गई। हे माँ, तो रुक, मैं तेरे लिए पानी ला रही हूँ। अरे, क्या बोली जा रही है? तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? माँ जी,
पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आप बड़ी हैं या नहीं, फिर मैं आपको कहाँ क्या बोलूँ, जैसे बाजार में, पार्टी में, घर में और अकेले में। ए सुन, अपनी ये होशियारी ना अपने होशियारपुर में ही दिखाना, समझी? एक दिन हेमा सुधा को बुलाती है। सुधा, अरे ओ सुधा, जरा यहाँ तो आना। जी हेमा जी, मतलब माँ जी, यानी हेमा। लेकिन हेमा वो तो अपने फोन पर ही खोई थी, वो सुधा की बात नहीं सुन पाती है। अरे अरे, कैसे दबे पाँव आती है, गला दबाकर भागेगी क्या? अरे माँ जी, पैरों में दर्द है, भाग नहीं पाऊंगी, वरना तो। मतलब क्या बोलना चाहती है तू, है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्यों बुलाया मुझे, कुछ खास? अरे वो मेरी लंदन वाली सहेली है ना, न जाने क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर मैसेज करती है, जरा पढ़कर तो सुना, और हाँ, मुझे इसका जवाब देना भी सिखा दे। अरे हेमा, अब अंग्रेजी में मैसेज पढ़ना और लिखना दोनों ही आसान हो गया है। वो कैसे? अरे आपको अपने फ़ोन पर यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके सेटिंग में जाकर मैजिक फीचर में जो चाहे वो करें, जैसे कि ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर करेक्शन। अरे वाह बहू, ये तो बड़ा ही अच्छा ऐप है, अंग्रेजी लिखना भी आसान और अंग्रेजी पढ़ना भी आसान। इतना बोलकर हेमा फिर तैश में आ जाती है। अब अच्छा ठीक है, पता था मुझे। अब चल जरा मेरे साथ, मुझे मॉल जाना है नई ड्रेस लेने के लिए। और फिर दोनों सास बहू निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए मॉल में। वहाँ हेमा की सहेली मिलती है। अरे हेमा, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, और ये ड्रेस तो तुझ पर और भी जच रही है। फिर सुधा की तरफ देखकर पूछती है, ये कौन है रे? अब सहेली है मेरी। अच्छा, महिमा बता रही थी कि तेरे बेटे की शादी हो गई है। क्यों, इतना बड़ा है तेरा बेटा? तुझे देखकर तो लगता नहीं है। हेमा ये सुनकर घबरा कर कहती है, वो तुम जानती हो ना मैं दिखने में कितनी सुंदर हूँ। वो शादी ना बचपन में ही हो गई थी और बचपन में ही बेटा हो गया। तब बीच में सुधा बोल पड़ती है, अच्छा हेमा, किस उम्र में तेरी शादी हुई थी? हेमा उसे घूर कर देखती है। 16 साल की उम्र में। अच्छा, और बेटा कितने साल में पैदा हुआ? वो तो 17 साल की थी तब। अरे ये तो गैर कानूनी है, 18 साल से कम उम्र में तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। अरे अभी तो हेमा ने बताया ना कि वो दिखने में कितनी सुंदर है। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। हेमा को सुधा की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे पता है क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी पूरे 28 साल में की है, समझी? अच्छा ये बता, तेरी शादी को कितने साल हुए? 20 साल? हेमा, 16 साल में शादी हुई, 17 में बेटा, शादी को कुल 20 साल। इस हिसाब से तुम हुई 37 साल की, बेटा 28 का। तो क्या बेटा 9 साल की उम्र में ही हो गया था? रीटा भी सुधा की बात पर हंसने लगती है। अब तो हेमा का सास वाला रूप सुधा के सामने आ ही जाता है और वो मॉल में ही सुधा पर बरस पड़ती है। वो सुधा की तरफ देखकर कहती है, बहू हो, बहू की तरह रहा करो, ज्यादा गणित सिखाने की जरूरत नहीं है। कितने साल में शादी हुई, कितने साल में बच्चा? अरे तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ, है? पास खड़ी रीटा हेमा की बात सुनकर दंग रह जाती है। अरे हेमा, ये तो तेरी सहेली है ना? अरे चुप रह तू और निकलो यहाँ से। खुद की उम्र देख नहीं रही, मेरी उम्र पर पंचायत बैठा रखी है? इतना कहकर हेमा और सुधा घर आ जाते हैं। अब सुधा हेमा को हेमा नहीं बल्कि सासू माँ ही कहती है, अकेले में भी और सबके सामने। जयश्री की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति इस दुनिया से चले गए थे। एक बेटा था रमित।
अब जयश्री का पूरा ध्यान रमित पर ही था। जयश्री एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और रमित की पढ़ाई और परवरिश के लिए पैसे भी कमा लेती थी, जिसकी वजह से रमित को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अच्छा स्कूल, कॉलेज, नौकरी, और यूं ही साल बीतते गए। रमित की शादी भी हो चुकी थी। बहू का नाम था चारू। एक दिन चारू ने जयश्री से कहा, प्रमोशन हो गया है आपकी बहू का, आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरा भी होता था, इसमें क्या बड़ी बात है। जयश्री को रमित से ज्यादा लगाव था। वो चारू से कोई बुरा बर्ताव तो नहीं करती थी, पर कोई खास अपनापन भी नहीं रखती थी। अगले दिन जयश्री आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी, तभी उसके कानों से एक आवाज टकराती है। एक फूल तोड़ लूं क्या? जयश्री पलट कर देखती है और बस देखती ही रह जाती है। ये तो मिलन है। अब तुम इतने साल बाद? ऐसी तो हमारी कभी बात नहीं हुई थी कि हम इतने साल बाद कभी मिलेंगे नहीं। देखो, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देखकर, लेकिन मेरे बेटे रमित ने तुम्हें देख लिया ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कहाँ है रमित? काफी बड़ा हो गया होगा बेटा। बड़ा भी और ताकतवर भी। पिटाई कर देगा तुम्हारी। उसकी माँ पे डोरे डालने आए हो अगर तो। तभी वहाँ रमित आ जाता है और मिलन से पूछता है, कहिए सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कहीं का रास्ता पूछना है क्या? नहीं, आना तो यही था। दरअसल मैं फूल लेने के लिए आया था, एक ले लूं क्या? हाँ बिल्कुल माँ, इनको फूल दे दो ना। रमित वहाँ से अपनी कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। मिलन एक फूल तोड़ के जयश्री को दे देता है। अभी जाता हूँ, पर ये बताओगी वापस कब मिलेंगे? कभी नहीं, अब मत आना। हमें साथ होना होता तो जवानी के दिनों में ही हो गए होते। अब मिलने से कोई फायदा नहीं है और दुनिया वाले कई तरह की उल्टी बातें ही करेंगे। तब भी तुमने दुनिया के लिए ही साथ नहीं दिया था मेरा। रमित छोटा था, उसके पिताजी चल बसे थे। मैं उस पर ध्यान देना चाहती थी। अरे हम दोनों उस पर ध्यान दे सकते थे ना। औरतों के लिए बार बार शादी करना आसान नहीं होता। अब चले जाओ यहाँ से, इसके पहले कि कोई हमारी बात सुन ले। जयश्री को डर था कि कोई मिलन को और जयश्री को वहाँ देख ना ले, लेकिन उनका ये डर सच हो चुका था। उनकी पड़ोसन बिमला बाहर आंगन में सूख रहे कपड़ों के पीछे से उनकी सारी बात सुन रही थी। ठीक है, चला जाता हूँ। रविवार को मंदिर के पीछे खड़ा रहूंगा, दर्शन देने आ जाना। नहीं आऊंगी, और तुम भी मत आना। मैं इतने साल बाद आया हूँ, तुमको आना ही पड़ेगा। तुम रोक नहीं पाओगी खुद को। सालों पहले तुम्हारी बात मान ली थी, पर इस बार नहीं। मिलन अपना फरमान सुनाकर वहां से चला जाता है और पड़ोसन को अपना मसाला मिल जाता है। पूरे मोहल्ले में जयश्री और मिलन की बातें होने लगती है। बिमला पड़ोस में सभी औरतों के कान भर देती है। उड़ती उड़ती बात रमित के कानों पर भी पड़ती है। रमित गुस्से में तिल मिलाया सा बिमला के पास पहुंचता है। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी माँ की बदनामी कर रही हो। अरे रविवार को तुम्हारी माँ को बुलाया है उसने बेटा, मंदिर के पीछे। देख लेना खुद ही अपनी आंखों से। जयश्री को इस बात की भनक भी नहीं रहती कि उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में कैसी बातें चल रही है। रमित भी जयश्री पर नजर रखे हुए था। विमला ने जयश्री के रिश्तेदारों तक भी ये बात पहुंचा दी थी। रविवार आ ही गया। जयश्री परेशान थी कि जाए या ना जाए। शाम हुई और उसने तय किया कि आखिरी बार वो मिलन को ये कहने जाएगी कि मिलन को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। जयश्री मंदिर पहुंचती है और जयश्री को देखते ही मिलन मुस्कुराता है। आ ही गई तुम। जयश्री कुछ बोले इसके पहले ही रमित बोल पड़ता है। और मैं भी आया हूँ, रुक साले। जयश्री रमित को देख के घबरा जाती है। मिलन वहां से भाग जाता है। रमित और जयश्री एक दूसरे को देखते हैं। जयश्री डरी हुई है और रमित शर्मिंदा। वो बिना कुछ बोले वहां से घर चला जाता है।
रमित जब घर पहुंचता है तो चारू उससे पूछती है, मैं सो रही थी, तब तक आप कहाँ चले गए थे? और मम्मी जी किधर है? गुलछर्रे उड़ा रही है मम्मी जी। इस उम्र में न जाने किससे मिलने गई थी। अरे मम्मी जी के बारे में ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? तभी जयश्री आ जाती है और पीछे पीछे रिश्तेदार भी। सही कह रहा है रमित, बेटा मैं गुलछर्रे उड़ाने ही गई थी। क्या क्या हो रहा है इस घर में? अरे तुम्हारी सास अभी जवान हुई है, एक आदमी से मिलने गई थी। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब, 27 सालों से चल रहा है ये सब। वो मिलन था जिससे मैं मिलने गई थी। रमित के पिताजी की मौत के बाद उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं हॉस्पिटल में नर्स थी और वो कंपाउंडर, पर इतनी मदद के बाद भी उसने मेरी बराबर इज्जत की। मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। उसे मुझसे प्यार हो गया था, पर रमित मेरे साथ था और मैं रमित को अपना सारा प्यार और दुलार देना चाहती थी, किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मिलन ने मेरी बात मानी और मुझसे दूर चला गया, पर उसने कभी शादी नहीं की। आज भी मैं उससे मिलने इसीलिए गई थी क्योंकि मैं उसे मना करना चाहती थी कि वो मुझसे ना मिले, ताकि मैं रमित की जिंदगी पर ध्यान दे पाऊं। लेकिन और रमित, तुम माँ के बारे में ऐसी बात कर रहे थे? सौतेला है ना, इसलिए मेरा होता तो शायद नहीं करता। ये क्या कह रही हो माँ जी? हाँ, हॉस्पिटल में एक औरत आई थी, कोई घर परिवार नहीं था और इसके जन्म के बाद वो चल बसी। मिलन को दया आ गई, उसने अपने घर ले जाने की बात की, लेकिन उसका कोई परिवार ना होने के कारण हॉस्पिटल वाले राजी नहीं हुए। उसने मुझे और रमित के पिताजी से रिक्वेस्ट की और वो बच्चा रमित आज मुझसे ही। सब चुप थे। रमित को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी चारू को पता नहीं क्या सूझा और वो बोल पड़ी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। देख रही हो माँ, आपकी हरकत की वजह से जा रही है ये भी घर छोड़कर। नहीं, तुम्हारी हरकत की वजह से। तुम अपनी माँ की खुशी नहीं देख पाए, उनसे एक बार पूछा तक नहीं कि सच क्या है, वो मिलने क्यों गई थी। बस सीधे बोल दिया कि गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम ये बताओ कि तुमने सोचा भी कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? और तुम्हारी माँ, वो कैसे रही होंगी अपने पति के बिना इतने साल? हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। पर मैं क्या कर सकता हूँ माँ के लिए? मुझे इस घर में रखना है तो इस घर में एक शादी होगी, मम्मी जी की, उस आदमी के साथ जिससे माँ मिलने गई थी। वरना इस घर में जैसे सासू माँ अकेली रह रही है, तुम भी रहकर देखो। बहुत मनाने पर भी चारू मानती नहीं और रमित को माँ की शादी के लिए मना लेती है। माँ बहुत मना करती है, मगर चारू की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। रमित सब रिश्तेदारों को बुलाता है। रिश्तेदारों को लगता है कि सास के पुराने प्रेमी की कहानी सुन के चटखारे लेंगे, लेकिन जब रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जयश्री मंडप में बैठी हुई है और रमित अपनी माँ का कन्यादान कर रहा है। तुम नहीं होती तो मैं अपनी माँ का अकेलापन और दर्द कभी समझ नहीं पाता। एक औरत दूसरी औरत के दर्द को समझती है, इसीलिए मैं मम्मी जी की शादी करवा पाई। अब ये बताओ, इनको हनीमून पर कहाँ भेजना है? उम्र के हिसाब से तो वृद्धाश्रम भेजना चाहिए। गीता की सास हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती और बेचारी गीता को घर का सारा काम करना पड़ता। एक दिन गीता के पति की शर्ट का बटन टूट जाता है। माँ, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा लगा दो। गीता रसोई में काम कर रही है। हाँ हाँ,
मैं तो जैसे सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। भाई, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई काम नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आराधना करने में। अरे माँ, कौन कह रहा है कि तुम काम नहीं करती? वही तेरी बीवी, तभी तो तू मेरे पास आया है। अरे तेरे पिताजी जिंदा थे तो उनकी एक भी शर्ट का एक भी बटन कभी टूटा नहीं रहा, लेकिन आजकल की लड़कियां बस खुद का फैशन कर ले, बहुत है। तभी गीता सुई धागा लेकर आ जाती है। वो मोहन से कहती है, लाओ, मैं तुम्हारी शर्ट का बटन सिल देती हूँ। शर्ट का बटन सिलने के बाद गीता धागा तोड़कर सास की तरफ देखती है और कहती है, माँ जी, पिताजी तो सिर्फ बिना बटन का कुर्ता ही पहनते थे ना, फिर बटन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गीता की सास शकुंतला गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे माँ ना, उनके समय में ये बटन वाले चोचले नहीं थे, लेकिन होते ना बहू तो भी मैं उनका एक भी बटन टूटने ना देती। हाँ। इतना कहकर शकुंतला वहां से निकल जाती है। सास का सारा दिन सिर्फ एक ही काम होता है, बैठकर या तो माला जपना या फिर ध्यान। लेकिन ध्यान के बीच में भी वो घर के सारे लोगों पर नजर रखती। एक दिन शकुंतला का बेटा मोहन बाजार जा रहा होता है। तभी शकुंतला उसे टोकती है, कहाँ चला बेटा ये झोला लेकर? बताकर जाने की तो मानो परंपरा ही खत्म हो जाती है बीवी के आने के बाद। क्यों? अरे नहीं माँ, बस गीता और बच्चों के लिए गोलगप्पे लेने जा रहा हूँ। गीता बता रही थी तुम्हारा कोई व्रत है, इसलिए नहीं पूछा। अरे मेरा तो सीधा सा फंडा है, सादा भोजन और उच्च विचार। ये सुनते ही पास खड़ी गीता मुंह बना लेती है। थोड़ी देर में मोहन गोलगप्पे लेकर वापस आ जाता है और गीता उसे सबके लिए टेबल पर लगा देती है। बच्चे और मोहन एक एक कर गपागप गोलगप्पे खा रहे होते हैं। सबके खाने के बाद गीता जैसे ही पहला गोलगप्पा खाना शुरू ही करती है, शकुंतला रोने लगती है। हे भगवान! मोहन के पापा जिंदा थे तो रोज रोज मेरे लिए गोलगप्पे लाते, और बेटा और बहू के राज में तो हर शौक मर गए मेरे। अरे माँ, तुम्हारा व्रत था इसलिए मैं नहीं लाया, मैंने तुमसे पूछा भी तो था। मोहन तुरंत गीता से कहता है, गीता, माँ को गोलगप्पे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कल और ले आऊंगा। गीता बेचारी करती भी क्या, वो सास के सामने पूरी प्लेट रख देती है। प्लेट देखते ही शकुंतला खुश हो जाती है और एक एक कर सारे गोलगप्पे खा जाती है। मोहन, आज तो तूने मुझे अपने पापा की याद दिला दी। काश काश वो आज जिंदा होते। शकुंतला जहां ये बात खत्म करती है, गीता बोल पड़ती है, हाँ, तब कम से कम मेरे गोलगप्पे मुझे बांटने तो ना पड़ते। इतना सुनते ही शकुंतला का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बस बहू बस, मैंने 2 गोलगप्पे क्या खा लिए, तूने मुझे इतना सुना दिया। आज से मैं जल और अन्न का त्याग करती हूँ, रख अपना खाना अपने पास। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। मोहन भी गीता की तरफ गुस्से से देखकर निकल जाता है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं जहां शकुंतला नहीं आती है। वैसे तो मेरा पेट भरा ही है अभी अभी गोलगप्पे जो खाए हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। वैसे माँ, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? आओ खाना खा लो। बेटा मोहन, खाना तो तू अब अपनी बीवी को ही खिला, क्योंकि मैं तो अब इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं छूऊंगी। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप खामखा बुरा मान रही है। आइए ना खाना खाने, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। वैसे भी रोटी से कैसा गुस्सा माँ?
हाँ हाँ तो खाना खा ना, तू सारा खाना खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। शकुंतला के जाने के बाद मोहन भी बिना खाना खाए टेबल से उठ जाता है। अब जब कोई खाना नहीं खा रहा है तो ऐसे में गीता भी कैसे खाती? वो भी सारा खाना किचन में रखकर सोने चली जाती है। लेकिन गीता को भूख के मारे नींद नहीं आती है। गीता बिस्तर पर पेट पकड़कर लेटी हुई है। घर के सभी लोगों ने शाम को ही गोलगप्पे खा लिए, किसी को भूख भी कैसे लगेगी? यहाँ मेरे ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर वहां जाती है जहां उसकी सास छुपकर चुपके से खाना खा रही होती है। वाह माँ जी वाह, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप गोलगप्पे गटकने के बाद भी छुपकर खाना भी खा रही हैं। वाह जी वाह, क्या व्रत है आपका। अब तो मैं पूरे घर को बता दूंगी कि आप क्या कर रही थी। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है गीता बेटा, तू बस किसी से ये मत कहना, खासकर मोहन से। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी बेटा। तो कल से पूजा के वक्त ही पूजा करेंगी और मेरा घर के काम में हाथ बटाएंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर हाथ बटाऊंगी। कभी मुझे ताना नहीं देंगी। हाँ हाँ बहू रानी, कभी नहीं दूंगी। लाओ फिर जरा प्लेट आगे करो, मिलकर खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और फिर दोनों सास बहू एक थाली में खाने लगती हैं। रीता हाल ही में चड्डा परिवार की बहू बनी थी, लेकिन उसकी अपनी सास नम्रता से रत्ती भर भी नहीं बनती थी। भोर होते ही दोनों सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती थी। सारा मोहल्ला उनकी चर्चा करता था। एक दिन, कैसी है नम्रता? अरे ममता, तू बड़े दिनों के बाद तेरे दर्शन हुए। आ बैठ, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया चाय बनवाती हूँ। अरे बहू, जरा 2 कप अदरक और इलायची वाली चाय तो बना के ला। अरे माँ जी, जरा से मेरी आंख लगी नहीं कि आपकी फरमाइशी शुरू हो जाती है और मैं पूछती हूँ चाय पीने का ये कौन सा वक्त है? अरे बहू, ये मेरे बचपन की सहेली है। बचपन की हो या बुढ़ापे की, रोज ही कोई ना कोई इस घर में आता है। मैं इस घर की कोई नौकरानी हूँ क्या, जो आप सारा दिन मुझसे लोगों की आवभगत करवाते रहती हैं? खुद उठ के चाय बना लीजिए। अरे बहू, जरा छोटे बड़े का लिहाज तो कर लिया कर। मेरी कमाई खाती है और मुझे पे धौंस जमाती है। दोनों सास बहू को लड़ते देख ममता बोली, अच्छा नम्रता, चाय मैं फिर कभी पी लूंगी, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठ, तू कहाँ चली? चाय तो मैं आज तुझे पिलाकर ही भेजूंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं जो चाहूंगी इस घर में वही होगा। तू इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान मत दे। रीता गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या कहूँ ममता, पता नहीं भगवान को क्या हो गया है, जो उसने आजकल अच्छी बहुएं बनाना ही बंद कर दिया है। आज के जमाने की बहुएं सब की सब नकचड़ी है, अपनी सास से बात करने की तमीज नहीं है। मेरी बहू बिल्कुल मेरी सास की जेरॉक्स कॉपी है। अरे मेरी सेवा तो छोड़, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती। ममता मन ही मन बड़बड़ाती है, अरे ये तो अपनी बहू की बुराई का कोटा खत्म ही नहीं कर रही। इन दोनों सास बहू का तो ये रोज का ड्रामा है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। अरे क्या सोच रही है? इस महारानी के और कारनामे सुन। नहीं नहीं, बस फिर कभी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया तो चलती हूँ मैं। इस तरह दोनों सास बहू के रोज रोज के झगड़ों से कोई भी मेहमान उस घर में आने से पहले 10 बार सोचता था। एक दिन चड्डा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। आप दोनों तैयार होने में कितना समय लगाती हो? अरे नरेश, मेरा क्या है, बस मेरी साड़ी प्रेस होते ही मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता होना चाहिए कि किसी के घर पे वक्त पे पहुंचना होता है।
लेकिन जब तक वो अपना मेकअप करेंगी तब तक तो शादी ही खत्म हो जाएगी। अपने कमरे में तैयार हो रही नम्रता अपनी बहू के ताने सुन लेती है। दूसरी तरफ रीता गरम प्रेस साड़ी के पास छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। आजकल इसकी जबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। तभी नम्रता की नजर रीता की साड़ी पर पड़ती है। वो इधर उधर देखती है। हाँ, ये सही मौका है इस नकचड़ी को सबक सिखाने का। अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। नम्रता गरम प्रेस रीता की साड़ी पर रख देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद साड़ी जल जाती है। अपनी साड़ी की ये हालत देख रीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, क्या मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई? मेरी साड़ी की ये हालत माँ जी ने ही की होगी। अरे ये क्या हो गया रीता? तभी वहां नरेश आ जाता है। देखिए, माँ जी ने मेरी साड़ी जला दी। अरे बहू, जरा सोच समझकर बोला कर। तूने मुझे साड़ी जलाते देखा है क्या? मैं तो अपने कमरे में थी। अरे रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो हो गया उस बात पर बहस करके क्या फायदा? तुम दूसरी साड़ी पहन लो। हमें शादी में पहुंचना है, देर हो रही है। मुझे नहीं जाना कहीं शादी वादी में, आप लोग जाइए। अरे नरेश, छोड़ना इसे। इसका तो हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर रोना लगा रहता है। इसे नहीं जाना तो ना जाए, हम लोग चलते हैं। इस तरह घर के सभी लोग शादी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रीता नाराज होकर बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। बेटा नरेश, हमारे घर में ये सब ठीक नहीं हो रहा है। इन दोनों सास बहू में सुलह कराने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। अब चिंता मत करिए, इन दोनों को मिलाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। 2 दिन के बाद रीता अपने मायके में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। नमस्ते मैडम, मैं अमेज़न से आया हूँ। रीटा चड्ढा घर पर हैं? हाँ, मैं ही रीता हूँ। कहिए, क्या काम है? जी, आपकी सास ने आपके लिए 2 साड़ियाँ अमेज़न से खरीदी हैं। मैं वही देने आया हूँ। साड़ियाँ देख रीता बहुत खुश हो जाती है। वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। माँ जी ने इतनी महंगी साड़ियाँ मेरे लिए खरीदी। सच में माँ जी मुझे कितना प्यार करती है और मैं आज तक उन्हें गलत समझती थी। दूसरी तरफ अमेज़न का आदमी नम्रता को एक साड़ी और एक मेकअप किट ये कहकर दे जाता है कि उनकी बहू ने उनके लिए भेजी है। हे भगवान, मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है और मैं हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे माफ कर दे बहू। रीता अगले ही दिन अपने ससुराल वापस आ जाती है और फिर चड्ढा परिवार में हमेशा के लिए शांति कायम हो जाती है। इस तरह नरेश और उसके पिताजी दोनों सास बहू की सुलह कराने में सफल हो जाते हैं।